अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं मिस्टर अहमद कसाना। आज मेरा दिल बहुत ख़राब है। वो इसलिए कि मैंने जब पढ़ा कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त तो रात है पाकिस्तान में, जैसे लोग सुबह उठेंगे, तो जब वो उठेंगे तो उनको ये बॉम्बशेल जब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने रात को ये सुन के तो सोने की कोशिश की होगी, वो सो नहीं सके होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट लेवल पे पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके जाना। तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, मरे को मारे शाह मदार, ये वो वाली सूरत हाल बन चुकी हुई है। अब पता नहीं ये चाहते क्या हैं, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये कोई एजेंडा है जिसको ये पूरा करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये आम तौर पे इस तरह की चीजें हम देखते नहीं है। 1 रुपया 2 रुपए 2.5 रुपए इतनी आपने बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब हद करके रख दी है कि मैं यकीन करें मैं परेशान हूं। यानी 26 रुपए 2 पैसे पेट्रोलियम प्राइसेस, और डीजल जो है 17 रुपए से ज्यादा। यानी मतलब आप क्या चाहते क्या हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। इसका भी जरा तजिया करेंगे, और साथ साथ जो आपको पता है कि जो नैब की तरमीम के हवाले से भी जो खबरें आई हैं उनका भी जरा तजिया करेंगे। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। सलमान भाई, मुझे यकीन है कि आपकी भी वही फीलिंग्स होंगी जो इस वक्त मेरी हैं, और समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए और लोगों तक क्या इनको पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए इसरार साहब, बात यह है कि एक लफ्ज होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। हाँ। पाकिस्तान की रियासत के अंदर बसने वाले लोगों के सामने कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए गए, और सवालिया निशान ये है कि क्या उनको माशी इस्तेहकाम मिल सकेगा, क्या उनको सियासी इस्तेहकाम मिल सकेगा, क्या उनको इंसाफ पर मबनी निज़ाम मिल सकेगा, और क्या उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो सकेंगी और जो आसूदगियां वो खत्म हो सकेंगी। तो उसका जवाब जो है वो हाँ में मिलने की बजाय या ना में मिलने की बजाय एक सवालिया निशान के तौर पर आके खड़ा हो जाता है। और हमारी सियासी क़यादत हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी कैबिनेट हो, वजीर आजम हो, वो हमको एक ऐसी दुनिया में लेके जाने की कोशिश करते हैं जैसे सब अच्छा है। ये वो तजाद है जो पाकिस्तान के इस वक्त के रियासती निज़ाम को, हुकूमती निज़ाम को, इदारा जाती निज़ाम को और इंसाफ के निज़ाम को पर सवालिया निशान लगाता है। यानी अब आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं बेबस हूं, इस्टेब्लिशमेंट कहे हम बेबस हैं, इदारे कहे हम बेबस हैं। तो भाई ये जो अवाम है जिनके वोटों से आप मुंतखब होके आते हैं, इनकी बेबसी का क्या करना है? आप मुझे बताइए ना। ये जिस तरीके से कल रात पेट्रोल का बम जो है गिराया गया है, ये बुनियादी तौर पर लोगों के ऊपर एक खुदकुश हमला है, और एक ऐसा खुदकुश हमला है जिसमें जिसमें मुसीबत जो है वो कमजोर तबकात पे और आम तबकों पे और मिडिल क्लास पे आनी है। ताकतवर तबकों के ऊपर ये क़यामत नहीं ढालनी ना। ये जो क़यामत है ये आपके इस वक्त रूलिंग एलीट के ऊपर आई है। उनके शान और शौकत जो है वो वही है जो क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और बड़े आराम से आके प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं जी हम इस मामले में बेबस है, क्योंकि ये एक माहिदा हुआ है IMF के साथ और हमारे पास अब कोई और कुछ नहीं है। जबकि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन ये है, इनके साथ तजाद ये है कि जिन लोगों पे आपने टैक्स लगाने थे उन पर आपने टैक्स नहीं लगाए, और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर जो है लोगों को लूट मार कर रहे हैं, लोगों का माशी कत्ल कर रहे हैं, लोगों का माशी इस्तेसाल कर रहे हैं। और ये सारा का सारा रियासती निजाम जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो डिक्लाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, जहां अब आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं बचा। तो ये सलमान भाई देखिए ना, आप जैसे लोग जो हैं, मतलब जो इस तरह ये फील कर रहे हैं, तो जो निचला तबका है वो तो पिस के अब क्या कर, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करेगा? सर बात यह है इसरार साहब, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए हो उसको आप 12-14 हजार रुपए का बिजली का बिल भेज रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए ना कि वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा, वो क्या करेगा मुझे बताइए। जिसकी तनख्वाह जो है 40-50 हजार रुपए है उसको 20-22 हजार का बिल भेज रहे हैं, फिर उसने दफ्तर जाना है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और दीगर अशिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है,
आपने तो यहाँ लोगों को चलती फिरती लाशों की शक्ल में तब्दील कर दिया सर। आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त व्हाइट कॉलर लोग जो है वो किस अंदाज की अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको आप मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं कि वो नाजायज काम करें, वो लूट मार करें, वो करप्शन करें, वो अकरबा परवरी करें, वो बदनवानी करें, क्योंकि अब सर्वाइवल नहीं है। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से यहाँ पर आप मसले आ रहे हैं, ये जो आपकी आमदनी में और आपके अखराजात में जो खलीज है ये डे बाय डे बढ़ रही है सर। यही वजह है कि पाकिस्तान का पूरा मतलब देखिए ना, इस हद तक मायूसी जो है जितनी लोगों पर गालिब हो चुकी है। अभी मैंने कल परसों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 150-200 बच्चों के साथ वहां पे बातचीत की है। आप जरा सोचिए कि बच्चों के ख्यालात क्या थे, यानी इतना रिएक्शन, इतनी इग्रेशन, इतनी एग्रेसिवनेस और इतना चैलेंजिंग एटीट्यूड है। वो कहते हैं हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब आपकी यूथ को जब कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं जब फैकल्टी के साथ लंच कर रहा था तो फैकल्टी अपने रोना लेके बैठ गई है। वो कहती है हमारी जिंदगियों का सर्वाइवल के इश्यूज आ गए हैं। तो ये जो डिक्लाइनिंग हो रही है, क्या इसके ऊपर हमारे संजीदा जो हुक्मरान तबकात जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम संजीदा लोग हैं, क्या उनके अंदर कोई फिक्रमंदी है? क्या उन्होंने इसका कोई अल्टरनेट हल निकाला है? या 15-15 दिन के बाद आप बिजली के और डीजल की कीमतों में इजाफा करके उन पे बम गिराएंगे, आप बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, आप गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे, आप अद्वियात की कीमतों में इजाफा करेंगे। यानी अंदाजा लगाए ना, कभी आपने सोचा था किसाना साहब आटा, घी, दालें, चीनी, ये सब चीजें अब आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। 700-700 रुपए किलो जो है वो घी मिल रहा है, चीनी मिल रही, अपना दालें मिल रही हैं। तो मेरा मतलब है लोगों को जिंदा भी तो रहने देना यार। लोगों को ना ले जाए उस तरफ, लोगों को ना ले जाए उस तरफ जहां वो जाना नहीं चाहते। ये जो आपने बात कही है ये बड़ी सीरियस है, और खास तौर पे मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि अब देखें जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, मैं शुरू में कह रहा था कि 1 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 5 रुपये चले मैक्सिमम आप कर लें, ये अचानक 26 रुपए 20 पैसे 2 पैसे और फिर 17 रुपए और 34 पैसे डीजल बढ़ा दिया, जिससे अब एग्रीकल्चर होगी मुतासर होगी, उससे फिर जो उसके ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं डीजल के ऊपर, बसें वगैरह और दूसरी वैगनें वगैरह वो होंगी, हर चीज है वो बढ़ जाएगी। तो लोगों का जो आना जाना है, मुझे दोस्त से बता रहे थे कि वो कोई अगर उनको दावत देता है कोई खाने वाने की, तो वो कहते हैं यार प्लीज आप मेहरबानी करें, आप खुद ही खा लें खाना, हम घर पे ही ठीक है। सर देखिए ना, बात यह है, कल मेरा जो अखबार का चीफ रिपोर्टर है उसने मुझे कहा कि मुझे डिनर पे इनवाइट किया है किसी ने वसंतपुरा में, तो कहने लगा मेरा तो 2000 रुपए का पेट्रोल लगेगा आने जाने में, तो मैं नहीं जा रहा। मैंने उससे माजत कर लिया है। हमारे जैसे लोग जो है वो, हमारी अपनी सोशलाइजेशन जो है वो आधी से कम रह गई है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि लोगों की महफिलों में जाना हमने इसलिए बंद कर दिया है कि पेट्रोल का खर्चा है। और जब हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई आप अगर हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी ट्रांसपोर्ट भेज दें, अच्छा कोई इदारा हो तो वो तो भेज देता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल तो आपको ये नहीं भेज सकता ना सर। तो इसलिए क्या भी नहीं सकते आप उनको। अच्छा देखिए ना, लोगों का मैंने आपको बताया था कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं और अब वो बसों में और वैगनों में और चिंचियों में दफ्तर जाते हैं। और आप अंदाजा लगाए ना कि आपके पास एक ही मोड ऑफ ट्रैवल है, क्योंकि बसेस तो हमारे पास उस तरह की है नहीं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, लोगों को बंद करनी पड़ रही हैं। अब एक आम आदमी जब मोटरसाइकिल पे निकलेगा 326 रुपए का लीटर पेट्रोल लगाएगा, तो आने जाने का उसका किराया जो है वो 700, 750, 800 रुपए बन जाएगा, और उसकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपए की है। तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या हम जो है खुशहाली पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो मजमूई तौर पे बड़ी मायूसी मुझे हुई है कि पाकिस्तान का रियासती निजाम, पाकिस्तान का हुकूमती निजाम, पाकिस्तान का हुक्मरानी का निजाम ये अदम शफाफियत का शिकार है। और इसमें जितने कमजोर तबकात हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और एक रूलिंग एलीट का तबका है जिसने सारे वसाइल पे कैप्चर करके अपनी बदमाशी जो है रियासती निजाम पर, हुकूमती निजाम पर कायम की हुई है। आपने शफाफियत की बात की सलमान भाई, मुझे लग रहा है कि जैसे बेहिसी जो है वो अपने उरूज पे है, किसी को कोई एहसास नहीं है लोगों के साथ क्या बीत रही है, किसी को कोई एहसास नहीं है, क्योंकि वो अपने बंकर्स में बैठे हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। लोग एसीज में बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है, और क्या उनके अंदर लावा पकने वाला है और पक रहा होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और उनके राइट्स के लिए फाइट करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कंज्यूमर राइट्स की। बात ये है किसाना साहब, आपके वफाकी वजीर, आपकी हुकूमत, आपके वजीर आजम, आपके वजीर आला जब लोगों का मजाक उड़ाएंगे कि जी वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ जाएं, पाकिस्तान में लोग जो है वो रूखी सूखी खाना शुरू कर दें,
वो लाइटें बंद करना शुरू कर दें, वो तो रोटी खुद भी की तो बजाय खाएं ना, रोटी या खाना तो खुद शुरू भी कर खाएं, दें। फिर खुद भी सर खाएं बात ना। यही है ना, मेरा मतलब है कि आप लोगों के मसले हल करने की बजाय उनका तमस्खर उड़ा रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर बगावत पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं इस हुकूमती निजाम के बारे में। तो मेरा मतलब है कि ये जो बेहिसी आपने कही है, अगर ये लोग वाकई लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आते, देखिए ना, एक साबिक वजीर आजम इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, 2 साबिक वजीर आजम लंदन में बैठे हुए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब जो 16 माह जादू चलाते थे, वो लंदन में बैठे हुए हैं इस वक्त। और उन्होंने अपने और आप कपड़े देखिए, बेचने थे, उन्होंने कपड़े और आप बेचने थे। देखिए ना, पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत अब कहां है इस वक्त, जब आप लोग जो है वो मुसीबत का शिकार है। एक जमात इस्लामी ने रैली निकाली थी, उसके बाद वो भी चुप होकर बैठ गए हैं। अब वो पीटीआई वाले हैं, उनको तो आपने वैसे ही खत्म करके रख दिया, मफलूज करके रख दिया, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, काफ लीग वाले, जेयूआई वाले, अवामी नेशनल पार्टी, एमक्यूएम, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये पार्टियां कहां चली गई हैं सर? इनको नजर नहीं आ रहा कि किस किस्म के रियासती निजाम से हम जी रहे हैं। ये हुकूमतों से मिलते हैं, आर्मी क़यादत से मिलते हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठते हैं, महफिलों में बैठते हैं। इनको बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में लोगों के साथ, उसके बारे में उनकी कोई फिक्रमंदी है? अगर है तो मुझे बताइए, कहीं जलसा, कोई जुलूस, कोई मुजाहरा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल रही है? और फिर आप उनकी, अब देखें ना, उनको तो सिर्फ एक चीज की फिक्र है, जो कि अब उनको ज्यादा पड़ गई है, क्योंकि ये जो नैब की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते खत्म की हैं, इनका क्या आप इम्पैक्ट देखेंगे? क्योंकि उसमें तो सारी चीजें वो बहाल कर दी हैं उन्होंने। 50 करोड़ वाली हद भी जो है वो भी खत्म कर दिया, प्ली बार्गेन वाली तरमीम जो थी वो भी कलअदम हो गई है। बाकी जो मुकदमात वो कह रहे थे, उसमें तो बहुत सारे लोग जो है उसमें मुतासिर होंगे। तो ये जो मजाक किया गया था, उन्होंने इसको अंडू किया है, तो क्या समझते हैं कि ये इसका कुछ इम्पैक्ट होगा आइंदा चंद दिनों में? देखिए किसाना साहब, बात यह है कि ये जो रिजीम चेंज हुआ था, उस वक्त कहा गया कि जनाब कुछ लोग चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन का रास्ता अख्तियार किया जाए, लेकिन बाज लोग ये चाहते थे कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की बजाय नैब को की अंदर तरमीम कर दें, ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, महफूज कर सकें। अब आपने देखा कि इसमें जितने बेनिफिशियरी हैं, इनमें मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग हैं या एमकेएम के लोग हैं। अच्छा, ये इन्होंने उस वक्त अमेंडमेंट की, और आपको याद होगा फाइनेंशियल एफएटीएफ के हवाले से जब वो हमें अमेंडमेंट करनी थी, तो इन्होंने बकायदा ब्लैकमेलिंग की और कहा कि जी पहले हमारी नैब की तरमीम की जाए, फिर हम आपको वोट देंगे। अच्छा, ये सारा सेटअप जो है, इसने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया। देखिए, जिस मुल्क में लेजिस्लेशन जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होगी, स्टेट स्पेसिफिक नहीं होगी, नेशन स्पेसिफिक नहीं होगी, पर्सन स्पेसिफिक होगी, और वो भी मखसूस लोगों के लिए की जाएगी। उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाती है? इसलिए मेरे नजदीक तो ये जो कुछ हुआ है, ये मकाफात अमल है, इनके साथ होना चाहिए था। यानी आप 49 करोड़ 99 लाख रुपए की चोरी करें, कोई मसला नहीं है, वो आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर आप ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपने दौलत कहां से इकट्ठी की है, तो ये पूछने का हक मुझे नहीं है, बल्कि मुझे साबित करना है बतौर इदारा, और अगर मैं साबित ना कर सका तो फिर मुझे सजा भी भुगतनी है। यानी इस तरह की अमेंडमेंट की गई ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर लें। अच्छा, अब बारे मसला सबूत जो ये है है वो कि प्रोसिक्यूशन पे डाला गया था। जी जी, अच्छा, मैं कोई नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं हूं। नैब को हमने हमेशा एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया अपने ओपोनेंट के खिलाफ, इसलिए ये सब लोगों की चोरियां वगैरह जो है ये छुप जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती। लेकिन अब भी ये जिस तरह से चीजें हो रही हैं, खदशा ये है कि क्या ये सारा का सारा नैब दोबारा एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा? पीटीआई के लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो पार्टियां छोड़े, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ेगा एस्टेब्लिशमेंट का कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक चलें, अदरवाइज ये फंदा आपका तैयार है। यानी इस पूरे खेल से तो लगता यह है कि एक दफा ताकत का तवाजन दोबारा जो है उन लोगों के पास चला गया है जिन लोगों के पास हमेशा से रहता है। अब वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाएंगे। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर वो बेलाग होनी चाहिए, बेलॉस, जिसे कहते हैं शफाफियत पर मबनी होनी चाहिए, सबको लेके आए कटारे में। लेकिन होगा क्या? जो लोग इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को तंग करेंगे, उनके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा। जो नहीं करेंगे उनके लिए एक नरम गोशा रखा जाएगा, जैसे हमने 9 मई के वाकयात में देखा है। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके साथ कुछ और सलूक हुआ है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसके साथ एक और सलूक हुआ है। लेकिन बात यह है, अभी भी ये गेम खत्म नहीं हुई है। अभी ये जो नए चीफ जस्टिस साहब जब आएंगे, प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला है उसको लेके चलेंगे, तो
की शक्ल क्या निकलती है, बहाल कर दिया जाती है, पैदा होंगे ना, उससे नई पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पैदा होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि नैब की हालिया तरामीम से खास तौर पर ये जो एक बेनिफिट उठाने की कोशिश की गई थी पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने, फिलहाल वो तो मामले के ऊपर एक नया डेडलॉक लग गया है। लेट्स सी कि ये आगे कैसे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसपेरेंट बुनियादों पर और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलाया गया। आपने नैब बना ली, आपने एफआईए कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन इसको हमने पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। अच्छा, आज आखिरी दिन है बंदियाल साहब का, चले जाएंगे वो, और कल फिर हलफ लेंगे जो काजी साहब हैं वो। तो इसमें क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? आखिरी दिन जाते जाते उन्होंने ये फैसला किया है, पहले वो लेके बैठे रहे, किसी भी सूरत हाल में उन्होंने उस तरह प्रोएक्टिवली काम नहीं किया, ना उस तरह के फैसले दिए। तो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जी वो? देखिए, लेगेसी क्या है? लेगेसी ये है कि बहुत से जुर्रतमंदाना फैसले वो नहीं कर सके। 14 मई के इंतखाबात में जो केबीके और पंजाब के होने थे, जिन लोगों ने उसकी वायलेशन की उनको फिक्स नहीं किया गया। जिन लोगों ने अदालतों की तज़हीक की, अदालतों की तौहीन की, अदालतों का मजाक उड़ाया, चीफ जस्टिस की जातियात पर और कुछ जजों की फैमिलियों के ऊपर तक पहुंचे, उनको फिक्स नहीं किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आम इंतखाबात के बारे में जो इबाम है वो बदस्तूर इबाम मौजूद है और वो नहीं हो पा रहा। अब देखिए ना, आइन से बालादस्त इलेक्शन कमीशन नजर आता है और आप इलेक्शन कमीशन की कोई बात पुरुष नहीं कर सके। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी मानने से इनकार कर दिया है। उसने इस मुल्क के जो सबसे बड़े सरबराह है, सदर मुमलिकत रियासत के, उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। फिर ये जो जजों के दरमियान तकसीम हुई, इसकी भी कोई अच्छी रिफ्लेक्शन तो नहीं मिल सकी ना, उससे भी हमारी जुडिशरी तकसीम हुई। अच्छा, फिर एक बात यह है कि हम सारा मलबा बंदियाल पे डालें, लेकिन ये भी जो देखे ना कि हमारी सियासी क़यादत जो है अपने सियासी फैसले सियासी फोरम पर करने में नाकाम रही है, और उन्होंने भी, सियासी क़यादतों ने भी अदालतों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया अपने हक में। अगर फैसला हक में आ जाए तो जुडिशरी जिंदाबाद, फैसला आपके हक में ना आए तो जुडिशरी मुर्दाबाद। तो वो क्रिटिसिज्म भी उनको सुनना पड़ा। और फिर आप देखिए कि पूरा मीडिया के अंदर एक गैंग था, बकायदा गैंग, जिसका काम ये था कि उन्होंने जस्टिस बंदियाल को, चीफ जस्टिस के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा वॉर करनी थी। और ये सारी पेड कैंपेन है, याद रखिएगा। ये बकायदा एक प्लानिंग के तहत, एक एजेंडे के तहत, एक सियासी एजेंडे के तहत चलाई गई थी। तो इसलिए कोई अच्छा दौर नहीं है, मैं इसे कहूं कि कोई अच्छा दौर है जुडिशरी के लिए। अब मसला ये है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि कोई नया इनकलाब आने वाला है जुडिशरी में, लेट्स सी क्या इनकलाब आता है। लेकिन मेरे नजदीक उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो खुद जुडिशल रिफॉर्म्स को लीड करें। और जो जजों की अपॉइंटमेंट का तरीका है, जिस तरह से जुडिशरी चल रही है, जिस तरह से पॉलिटिसाइज हो चुकी है, जिस तरह से बेंच के अंदर जो है तकसीम है, बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए ना। चीफ जस्टिस बंदियाल के ऊपर पीएमएलएन ने कई दफा ये इल्जाम लगाया है कि ये शख्स जो है बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस है। दुनिया की किसी जुडिशरी में अगर ये इल्जाम होता तो क्या उसके साथ यही सलूक किया जाता जो आज पाकिस्तान के अंदर सलूक हुआ है? यानी आपको याद है ना, वो इंडियन जज जो है, उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें जब आपके फैसलों को किसी ने मानना नहीं है। क्यों आप अपने आप की तज़हीक कर रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही फैसलों के पर आप अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। फिर आपके रियासती इदारों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। जितने लोगों की जमानतें होती हैं, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको किसी और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालतें ही उनको कहती हैं कि आप इनको आइंदा किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे अदालत को बताए बगैर, उसके बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो है वो अपनी बेबसी और खामोशी का जो है ना, वो हमें चेहरा दिखा देते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो अक्सर ये लोग कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जो अदालतें हैं, उनके पास कौन सी कुव्वत नाफिजा है जिसकी वजह से वो जाके अपनी वो जो मनवा लें सारी बातें। तो सारी दुनिया में तो कुव्वत नाफिजा तो उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो फैसले तो देती है ना, फैसले देती है। अगर नहीं मानता तो देखी जाएगी। अगर आपने रियासती निजाम को चलाना है तो अदालत का फैसला खुद एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, मैं आपको बताऊं। एब्सोल्युटली। और जब आपकी सिटिंग गवर्नमेंट और आपके सिटिंग इंस्टीट्यूशन अदालती फैसलों को मानने से इनकार कर दें तो आपका रियासती निजाम कोलैप्स हो जाता है कसाना साहब। इसलिए ये ना कहें कि अदालतों के पास कोई इंप्लीमेंटिंग, ठीक है, नहीं है इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी,
आप फिक्स तो करें ना, आप लेके तो आए, लोगों को दिखाएं कि हमारा रियासती निजाम कैसे चल रहा है, हमारा किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। और थोड़ी सी हिम्मत करते ना चीफ जस्टिस साहब, और खड़े होकर ऐलान करते कि ये सब क्या हो रहा है हमारे इदारे के खिलाफ, किस तरह से हमारे फैसलों की तौहीन की जा रही है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया है, किस तरीके से जो है वो FIA वाले बन गए हैं, किस तरीके से दहशतगर्दी की अदालतें बन गई हैं, जो अदालतों के फैसले मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जज कह रहे हैं कि आप हमारे पास ना आए, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना मसला हल कराएं। यानी इसके ऊपर कोई स्टांस तो होना चाहिए था ना, कोई स्टैंड तो होना चाहिए था सर। जब आपने नहीं लिया है तो जब आपने नहीं लिया है तो फिर अदालत के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक चीफ जस्टिस के ऊपर भी तो आयद होती है ना सर। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, अब ये जो मुझे बताएं कि जो नए चीफ जज साहब आएंगे तो उनके ऊपर तो एक जो उनका इंप्रेशन है वो है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के और नून लीग के हक में वो फैसले देते रहे हैं और अभी भी यही समझा जाता है कि वो प्रो PMLN है। तो अब ये जो धब्बा है ये वो कैसे उतारेंगे या नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए चैलेंज तो होगा ना कि अपनी जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो जिन लोगों को खुशफहमी है ना कि फाइज ईसा के आने के बाद हमें कोई जस्टिस अब्दुल कय्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना, ये तसल्ली इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर हो जाएगी। जो रवैया इनका बंदयाल के बारे में था, चीफ जस्टिस बंदयाल के बारे में, आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे ये इसी चीफ जस्टिस के बारे में भी ये कुछ कह रहे होंगे। इसलिए कि देखिए बात बड़ी है, सिंपल सी है, जो लोग जस्टिस फाइज ईसा को जानते हैं वो उस तरह के जज नहीं है जिस तरह से लोगों ने समझा हुआ है कि वो किसी एक खानदान की या किसी एक जमात की तर्जुमानी के लिए ऊपर आए हैं। ये लोगों की गलतफहमी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि जो चीफ जस्टिस होता है वो रियासती क्राफ्ट के साथ ऑपरेट करता है सर। कभी दुनिया में कोई चीफ जस्टिस इनकलाब थोड़ी लाते हैं। कभी चीफ जस्टिस जो है वो कोई आके झंडा तो नहीं उठा लेते तब्दीली का। उन्होंने एक अदालती निजाम के अंदर चलना है और फैसले सारे चीफ जस्टिस नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलकर करते हैं, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, हम किसी एक जज के साथ जाके जोड़ देते हैं। इसलिए मेरे नजदीक जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम बड़ी आसानी के साथ जस्टिस फाइज ईसा को चला लेंगे या उनको मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बना लें या उनको मुस्लिम लीग नून का हम ख्याल बना लें, ये सारी तसल्ली भी जल्दी हो जाएगी बहुत से लोगों की। तो जो कोर्ट में डिवीजन थी, देखिएगा कि जस्टिस साहब जो है, जी मैं ये कह रहा हूँ जो कोर्ट में जो डिवीजन है, तकसीम है, उसको ब्रिज कर लेंगे वो। जी, यही तो मैं कह रहा हूं, उनका सबसे बड़ा कमाल या सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इस वक्त कोर्ट के अपने अंदर जजेस के दरमियान डिवीजन है, उसको वो एड्रेस करें, उसमें कोई इनकलाबी बनने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके साथ इंगेजमेंट हो, उनके साथ बैठ के बातचीत करें, उनके साथ मुकालमा करें, ताकि जुडिशरी के बारे में ये जो इंप्रेशन डेवलप हो चुका है कि जुडिशरी के जजेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, एक फला ग्रुप है और एक फला ग्रुप है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। तो अब ये जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो काम जस्टिस बंदयाल नहीं कर सके उसके अंदर वो थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करें और उन तमाम जजेस से मिले जिनके बारे में इस वक्त PMLN जो है वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाती है। लेकिन अगर हमने उनको उसी तरह से दीवार से लगाना है, दो ग्रुपिंग करनी है और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने एक ग्रुप को लीड करना है और एक ग्रुप के साथ वही कुछ करना है जो बकौल जस्टिस बंदयाल साहब करते रहे, तो फिर इस जुडिशरी का तो अल्लाह ही हाफिज है ना सर, फिर कुछ होगा तो नहीं। अच्छा, इस टॉपिक पे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और वैसे भी आपको पता है कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो 184(3) के तो खिलाफ हैं, वो तो इसके सुओ मोटो के वैसे खिलाफ हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये जो बंदयाल साहब फैसला देके जा रहे हैं उसको वो अंडू कर सकते हैं नैब की तरमीम के हवाले से? देखिए बहुत मुश्किल है, जो लोग ये समझ रहे हैं, कल मैं बहुत से लोगों का पढ़ रहा था, सुन भी रहा था, उनका ख्याल ये था कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो उसको अंडू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से अंडू होगा। वो हो सकता है कि वो उसके ऊपर बकायदा एक नया बेंच तश्कील दे दें, बड़ा बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी ये ऑन चल हो जाएगी। उनको 18 तारीख को या उसके बाद जो है वो जरा काफी परेशानी होगी ना जजेस के दरमियान जो डिवीजन है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बार के अंदर भी बड़ी खौफनाक तकसीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, इस तरह की जो डिवीजन पैदा हो गई है
और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ा रोल प्ले किया, मैं आपको बताऊं, और खास तौर पे पीएमएल-एन ने जो इसके अंदर गंद डाला है ना जी, वो सबको पता है कि जुडिशरी को वो कैसे डिवाइड करते हैं। आपको याद है ना कि वो आजम नजीर तारड़ साहब ने इतराफ किया था कि हमने अतर मिनुल्लाह साहब को की जो बतौर जज कैसे बनाया, हम तो बनाना नहीं चाहते थे, हम पे दबाव था, वो किसने डाला, कैसे हुआ, यानी बहुत सी बातें हैं। तो अब ये बार और बेंच को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी होप होती है अदालती निजाम के साथ, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं करना और नजरिया जरूरत के तहत चलाना है, तो पाकिस्तान के जहां दीगर रियासती इदारे जो हैं वो अपनी बेबसी का मुजाहरा फरमा रहे हैं, उसमें जुडिशरी भी अगर उसी ट्रैक पे चलना चाहती है और कोई गैर मामूली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, और खास तौर पे जस्टिस फाइज ईसा साहब जो बहुत ज्यादा अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी के ताबे रहकर काम करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए जरूरी है कि जितने भी ग्रे एरिया बार और बेंच के दरमियान हैं, या जितने भी लोगों के इनके आपस के पॉलिटिकल कनेक्टिविटीज हैं और ये पार्टियों के लिए सर्व कर रहे हैं, उससे अपने आप को भी निकाले और बाकियों को भी निकाले। ठीक। अच्छा, आखिर में सर ये मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि वो लॉ एंड रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसी का तकाजा ये भी है कि जो इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, जो कि सारे के सारे जो हैं वो आपको पता ही है कितने उसमें मीट है और कितने वो वैलिड हैं और कितने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हैं। तो क्या इमरान खान साहब को काजी साहब के दौरान, उनके पीरियड के दौरान उनको कुछ मिलेगा रिलीफ, या इसी तरह केसेस में उनको विक्टिमाइज किया जाता चला जाएगा? किसाना साहब, इमरान खान का मामला कानूनी नहीं है, इमरान खान का मामला अदालती नहीं है, इमरान खान का मामला बराह रास्त इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से एक टकराव के माहौल में चल रहा है। वहां से कुछ मामलात में अगर कोई लचक पैदा होती है, कोई जिसे कहते हैं कि रास्ता इख्तियार किया जाता है और थोड़ा सा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाला जाता है और आगे बढ़ने की कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा, तो फिर अदालतें भी जो है वो सारे मामले में आ जाएंगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान का मामला जो है वो सियासी नोयत का बन चुका है ना, और ये जो अब आप ये देखिए ना, ये जो कल नैब में तरामीम हुई है, मिसाल के तौर पे कामरान खान जैसे जर्नलिस्ट जो हैं या और बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन भूल जाएं, बल्कि अपनी अपनी दुकान बचाने की कोशिश करें। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन के ऊपर भी ये नैब का जो फैसला है इसका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी इस रियासती निजाम का जो सबसे बड़ा इबाम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैदा किया हुआ है, जो इंतखाबात की तारीख देने से गुरेज कर रहा है। और ये बड़ा डायलेमा है कि इस वक्त जितनी एम्बिग्युइटी, जितना इबाम पैदा हुआ है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज अमल से पैदा हुआ है, चाहे वो उनकी जाती ये सोच है या उनको किसी ने ये फीड किया हुआ है। दोनों सूरतों में हम अपने रियासती निजाम को कमजोर कर रहे हैं। और मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, जो ये कहते थे ना जी हमें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए, अब आप देखिए ना, अगर पिछले 2-4 महीने में अगर आपने इकोनॉमी पे फोकस किया है तो नतीजा क्या निकला है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब तक आप एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करेंगे सनतकारों की, ताजरों की, कारोबारी तबकात की, कैसे ये मुल्क आगे चलेगा? सर मेरी समझ से तो बाहर है। ये जो आइसोलेशन में, तन्हाई में बैठ के एक इंडिविजुअल एक्शन की मदद से हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, ये मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा सर। मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूं, खुदारा रियासती निजाम को इस तरह से ना चलाएं कि ये बकायदा लोगों में भी, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी एक तमाशा बन जाए। अब अभी आपने कल देखा होगा, वो उन्होंने एक नया, जो शमशाद अख्तर साहिबा है, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पैकेज निकाला है। अच्छा, अब ये कोई पैकेज नया तो नहीं है, ये तो इमरान खान साहब ने भी निकाला था। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आप पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां बकें, उनकी तज़हीक करें, उनका मजाक उड़ाएं, उनकी हिब्बुल वतनी को चैलेंज करें, उनके पेरेंट्स को गालियां निकालें कि जनाब ये यहाँ पे मुर्दे दफनाने आ जाते हैं, और उसके बाद उनसे कहें जब फंस जाएं कि आप आइए और पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये हमारी इसमें मदद करें और ये सारे अकाउंट्स वगैरह में बेनिफिट्स में आप आगे आए। यानी आपकी पॉलिसी का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहा है सर। आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि आपके एटीट्यूड से पाकिस्तानी लोग जो है वो कनेक्टिविटी में नहीं आ रहे, वो डिस्कनेक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे पाकिस्तानी रियासती निजाम को कि वो इस वक्त बदले के निजाम से बाहर निकले और एक ऐसे माहौल को पैदा करे जहां सारे फ्रीक बैठकर आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, और आम इंतखाबात भी शफाफियत पर होने चाहिए। एक बच्ची ने मुझे उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहा, उसने कहा कि सर आप जितनी मर्जी बातें कर लें,
जब तक पाकिस्तान के अंदर से इलेक्शन जो है वो वोटों की बजाय सिलेक्शन के जरिए होंगे ना, पाकिस्तान का निजाम ठीक नहीं हो सकता। अब देखें ये लोगों के, बच्चों के क्या लेवल है उनके अवेयरनेस का। और साथ साथ ये भी मुझे आखिर में सिर्फ थोड़ा सा मुख्तसरन ये बता दें, ये जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं और ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, इनकी एक्टिविटीज हम बड़ी देख रहे हैं। कभी हाई कमिश्नर जो है वो जाके इलेक्शन कमीशन को भी मिल रही हैं, कभी अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो ग्वादर पहुंच जाते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं था पहले, वैसे वो भी सब कुछ चल रहा है। तो ये क्या हो क्या रहा है, कहीं सौदे शौदेबाजी तो नहीं हो रही जी? सर इससे ज्यादा एक और मजाक जो है, अगर अमेरिकन सफीर जो है वो आईजी पंजाब से फॉर्मली मुलाकातें कर रहे हो तो ये सवाल तो उठता है ना कि सर इसके पीछे एजेंडा क्या है। अब मसला ये है कि हम कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख सदर ने नहीं देनी, इलेक्शन की तारीख जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है। निगरान वजीर आजम कहते हैं मेरा तो कोई काम ही नहीं है, इलेक्शन की तारीख जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अब लगता यह है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो वाया अमेरिका और वाया बरतानिया आएगी, और आप अपने रियासती निजाम की खुद मुख्तारी का अंदाजा लगाएं ना, किस तरीके से ये जो दोनों ममालिक हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन जो है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आके आपकी आला क़यादतों के साथ इंटरवीन कर रहे हैं। और चले आप अस्करी क़यादत से मिलते हैं समझ आती है, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं समझ आती है, ये आईजी पंजाब से मुलाकात, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, ये गवादर में जाकर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें, ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त आलमी दबाव का शिकार भी है। और आलमी दबाव की वजह से भी बहुत से मामलात में हमें अपने आप को भी बैकफुट करना पड़ रहा है, और शायद जो हमने पहले से तय किया हुआ है उसमें भी हमें कुछ मसाइल का सामना है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ये कहते थे कि आप आम इंतखाबात भूल जाएं, अभी इंतखाबात होने वाले नहीं है, और आप ये 2 साल का सेटअप है, ये 2 साल से पहले जो है ना निगरान जाएंगे नहीं, ये अबूई सेटअप बन जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक दबाव बढ़ रहा है इलेक्शन का, बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में। हो सकता है कि शायद ये बाहर वाले आके हमें समझा रहे हो कि भाई आपने आइन पे अमल करना है, आपने इंतखाबात करवाने हैं, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना है, आपने सबके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बस फिर पाकिस्तानियों की उम्मीद जो है वो शायद बाहर वाले रह जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ नहीं करना चाहते। अगर यहाँ तक हो रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बढ़ के हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो अल्लाह करे कि इस तरह की चीजें जो है वो ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।